हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिदेस्ट्रो वंस अगेन। तो जैसा कि हम शुरुआती 4 लेक्चर्स में अपने चारों के चारों जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं एंड अब हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी आ चुकी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो भैया आज हमें क्या करना है? तो आज हम जैसा कि मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है? तो आपको वीडियो को सिंपली पॉज करना है, खुद से एक ट्राई देनी है एंड अगर क्वेश्चन ना बने तो आपको फिर वीडियो को दोबारा रिज्यूम करना है और देखना है एंड आपको बार बार ट्राई करना है, क्योंकि ट्राई करने से आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बस देख लोगे मैंने कैसे सॉल्व किया एंड फिर आपके बनने लगेंगे क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो पहले बेसिक क्वेश्चन के साथ जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा उसके साथ स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ एक पॉइंट मास इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। तो चलिए अपने प्लेन्स को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया अपना वाई एंड इधर अपनी एक्स एक्सिस। अब ये हमने ऐसे ही बना दिया है ताकि आपको थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बाकी उसका कोई इतना यूज है नहीं। यहाँ पे अपना कोई पार्टिकल है मास m का। अब एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल घूम रहा है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन है, मान लेते कुछ भी एक्सेलरेशन हो ऊपर की तरफ a वाई एक्सिस में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट चेंज विद टाइम? सो यहाँ पे y component of velocity, x component of velocity, y component of acceleration and x component of acceleration। तो चलिए सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। पहले y component of velocity। तो पहले हम जो हमने गैलीलियो की स्टेटमेंट सीखी है परपेंडिकुलर के डायरेक्शन की मोशन की, उसे अप्लाई करते हैं। सो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी uy प्लस at एंड से हमें कोई इनिशियल वेलोसिटी तो वैसा कुछ दी भी नहीं है। सो मान लेते हैं कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे अगर दिखा हुआ है कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो मान लेते हैं uy डायरेक्शन में वेलोसिटी uy थी प्लस ayt। तो जैसा कि एग्जाम क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ भी किया है। तो यहाँ पे हमने इसे जब ड्रॉ कर लिया है तो y एक्सिस में हमारा एक्सेलरेशन जैसा कि हम देख सकते हैं a है, a इंटू टी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए vy जो है अपना टाइम के साथ चेंज कर रहा है, क्योंकि इसमें टाइम की टर्म आ रही है। कैसे चेंज कर रहा? अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 सेकंड डालूं तो अपना vy हो जाएगा uy प्लस a। टाइम की वैल्यू 2 सेकंड डालूं तो vy हो जाएगा vy प्लस uy प्लस 2a। तो आप देख सकते हो समय के साथ ये चेंज कर रहा है। मतलब हमारी पहली स्टेटमेंट जो है y डायरेक्शन की मोशन की वो गलत है, क्योंकि ये तो चेंज कर रहा है। अब x डायरेक्शन की तरफ लगा लेते हैं। तो vx इज इक्वल्स टू ux प्लस at। अब ux में मान लेते कुछ वेलोसिटी हमें ux ही दी हुई है, हो सकता है रेस्ट में भी, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, प्लस a इंटू टी। तो अभी तो हमारे पास x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ये टर्म हो जाएगी 0। सो vx इज इक्वल्स टू ux एंड यहाँ पे कोई हमारे पास टाइम का टर्म तो आ नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। टाइम 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी रहेगी वही टाइम 10 सेकंड पे, 15 सेकंड, 1000 सेकंड, 1 लाख सेकंड, हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। y component of its acceleration vector। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है y डायरेक्शन में, वो तो अभी हमने a माना हुआ है जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। लेकिन मान लेते हैं ये केवल ऊपर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है। तो जो a नेट हो जाएगा एक सिनेरियो में, मान लेते हैं a माइनस जी हो जाएगा जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि इसमें भी तो कोई टाइम का टर्म आ नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं जहाँ कोई टाइम का टर्म आ गया कि टाइम 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, टाइम 10 सेकंड पे ये हो जाएगा। इसका मतलब y डायरेक्शन में अपना एक्सेलरेशन कभी चेंज हो नहीं रहा। हमारा सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। एंड x कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर। अब गाइस इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ के एंड यहाँ जो फिगर बना हुआ है उसे देख सकते हो कि x एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, और जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो चेंज क्या होगा? कुछ नहीं चेंज होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारे निकल के आए हैं बी, सी एंड डी एंड ए ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ए ऑप्शन के लिए यहाँ पे निकाला हुआ है कि उसमें टाइम का टर्म आ रहा है। यहाँ आप देखिए टाइम का टर्म आ रहा है। तो अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकंड डालूं तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी uy प्लस a, पर 2 सेकंड पे अपनी जो वैल्यू हो जाएगी वो uy प्लस 2a हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चेंज तो कुछ आया ना, इसका मतलब y डायरेक्शन में चेंज हो रहा। लेकिन उसके अलावा जो 3 ऑप्शन थे वहां पे आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो चलिए हमने अपने पहले क्वेश्चन को कर लिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट इक्वल टू 0, मतलब मोशन की शुरुआत हुई है t इक्वल टू 0 विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5j कैप। 5j कैप का मतलब क्या हुआ? vy is equals to 5
ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन की बात कर दी तो इसका मतलब हमारे वेलोसिटी के बारे में एक्स डायरेक्शन में तो कुछ दिया नहीं है, तो हम उसको 0 लिखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ 10 आई कैप, मतलब ए एक्स हमारा 10 हो गया, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, एंड उसी हिसाब से रिस्पेक्टिवली ए वाई अपना 4 हो गया। At time t, its coordinates are 20 meter and y naught meter. The values of t and y naught are respectively. इसका मतलब हमें उस कोऑर्डिनेट पे जब इसकी वैल्यू 20 मीटर x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में y नॉट मीटर हो जाएगी, तो हमें टाइम t कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, y डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास केवल वेलोसिटी दी हुई है एंड एक्सेलरेशन, और किसी भी इक्वेशन में जो हमें जब बेसिक जो काइनेटिक्स की 3 इक्वेशन होती हैं v = u + at रिस्पेक्टिवली वगैरह, तो उसमें हमारे पास हर इक्वेशन में 4 टर्म होते हैं, और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 3 टर्म तो पता होनी चाहिए। एंड अगर मैं y डायरेक्शन में देखूं तो हमें केवल 2 ही टर्म पता है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी एंड y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। लेकिन मैं x एक्सिस में देखूं तो मुझे x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट भी पता है जो कि 20 मीटर दिया हुआ है, x एक्सिस की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी पता हुआ है, सो वहां से मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। Sx = uxt + हाफ axt²। गैलीलियो की स्टेटमेंट, ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है तो दोनों का अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। Sx हमें 20 दिया हुआ है, ux 0 है, इंटू टी प्लस हाफ ax हमें कितना दिया हुआ है, तो ax 10 दिया हुआ है, t²। सो यहाँ से हो जाएगा 20 = 5t², एंड यहाँ से हमारी t की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 4 सेकेंड्स। t² अगर 4 के इक्वल होगा तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ गई। अब 2 सेकेंड तो आ गई, अब हमसे पूछा क्या है, पहले तो देखिए यहाँ पे टाइम t हमारा निकल गया 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। यहाँ पे c एंड b ऑप्शन में हमारा फंसा हुआ है, हो क्या सकता है। अब हमारा क्लियर कैसे होगा, तो अगर हम y नॉट की वैल्यू निकाल लें जो कि यहाँ पे 18 मीटर एंड 24 मीटर दी हुई है, तो चलिए निकाल लेते हैं। y नॉट निकलेगा कैसे, तो यहीं पे हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं y नॉट की वैल्यू। y नॉट निकालने के लिए हमें y डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। तो चलिए Sy = uyt + हाफ ay × t²। Sy जो कि हमें निकालना है, जिसे हम y नॉट बोल रहे हैं। uy तो u डायरेक्शन में भी हमने लिखा था एक्सेलरेशन 5 × 2 प्लस हाफ इंटू 4 × 2 का स्क्वायर, एंड यही अपनी वैल्यू हो जाएगी। सो Sy = 10 प्लस ये अपना कट के 8 हो जाएगा। सो यहाँ पे Sy की वैल्यू हमारी होगी 18 मीटर्स, जिसे हम y नॉट बोल रहे हैं। तो देखिए कितना आसानी से मैंने गैलीलियो के स्टेटमेंट को यूज करके दोनों डायरेक्शन को परपेंडिकुलर जो कि है भी उसको सॉल्व किया, एंड Sy जो कि हम y नॉट है एंड टाइम t की वैल्यू निकाल ली, एंड यहाँ से अपना C ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आपने देखा इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। A particle starts from the origin at t = 0 with an initial velocity of 3 i cap, मतलब vx जो हमें दिया हुआ 3 है, and moves in the xy plane with a constant acceleration 6 i cap + 4 j cap। ax 6 है and ay जो है अपना वो 4 है। The x coordinate of the particle at instant when its y coordinates is 32 meters, 80 meters, मतलब हमारा जो y कोऑर्डिनेट है sy वो 32 दिया हुआ है एंड sx जो है वो d दिया हुआ है, तो इसी d की वैल्यू बतानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो y डायरेक्शन में अपने पास एक्सेलरेशन भी है, y डायरेक्शन में अपने पास वेलोसिटी अगर दी नहीं हुई तो हम वेलोसिटी को y डायरेक्शन में 0 कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किया। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एंड यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हमारे पास तीनों टर्म मौजूद हैं। तो चलिए टाइम t की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो Sy = uyt + हाफ ayt²। सो Sy कितना दिया हुआ है हमें 32, uy जो कि हमें 0 दिया हुआ है 0 × 2 प्लस हाफ इंटू ay कितना दिया हुआ है हमें 4 t², एंड यहाँ से 32 = 2t², एंड यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 सेकेंड्स।
मतलब हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। अब हम आराम से, हमें टाइम तो दोनों टाइम को कोई हम डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं कि x डायरेक्शन में अलग टाइम चल रहा है, y में अलग। भाई टाइम तो टाइम है, दोनों में इक्वल ही चलेगा। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई है। अब हम आराम से x एक्सिस में अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एंड वहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करके x एक्सिस को निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ ताकि वो ऊपर ही अपना काम कर पाए। Sx is equals to uxt प्लस हाफ इंटू axt स्क्वायर। टाइम की वैल्यू अभी 4 सेकेंड आई जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे निकाला था, एंड ux जो कि हमें दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड जैसे कि आप देख सकते हो। Sx is equals to 3 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ax कितना दिया हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो ax हमें 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, एंड इसे कैलकुलेट करने के बाद आई गेस 12 प्लस 3 इंटू 6 48, ये हो जाएगा 48, एंड Sx की वैल्यू अपनी आ गई 60 मीटर्स। तो आप देख सकते हो जिसको हम d से डिनोट कर रहे हैं, तो कितनी आसानी से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। इक्वेशन ऑफ मोशन को गैलीलियो के लॉ से दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट लगाया और उसके बाद सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ए बॉय सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन लिखना सबसे पहले हमारा एक ट्रेडिशन बन चुका है। A boy throws a ball from shoulder height at an initial velocity 30 meter per second. Okay. Spending 4.8 second in air, the ball is caught by another boy at same shoulder height. तो यहाँ देखिए शोल्डर हाइट का मतलब ये है कि आपने जिस लेवल पे बॉल को फेंका वो उसी लेवल पे आ रही है, तो आप इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट करेंगे। मान लीजिए थोड़ा बॉल की जो हाइट या फिर जहाँ पे उसको पकड़ा उससे थोड़ा बहुत लेवल में अगर डिफरेंस आता तो ये प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर वाला केस बन जाता। ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ से फेंको, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ग्राउंड से फेंको। दोनों की जो लेवल है जहां से बॉल निकली है और जहां पे बॉल पहुंच रही है, अगर वो दोनों भी सेम है तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस लगाओगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दी हुई है उसको ओवरलोड करते हैं। वेलोसिटी हमें 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 4.8 सेकेंड ही नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है जो कि हमें पूरा टाइम बता रहा है कि एयर में कितने समय थी। द बॉल इज कॉट बाय अनदर बॉय। हाँ, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये तो काफी आसान क्वेश्चन बन चुका है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g, जो हम यहाँ पे 4.8 लिखेंगे। u की वैल्यू अपनी 30 है, sin थीटा अपॉन 10। अब यहाँ पे sin थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 48 अपॉन 60, ये 10 इधर चला जाएगा एंड 230 60। sin थीटा की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है वो हो जाएगी अपनी 4/5, एंड ये कितने एंगल की इक्वल होती है, 53 डिग्री। अब कहीं ना कहीं आपको एक कंफ्यूजन तो हमेशा बनी रहती है कि भैया जब साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो एंड 4/5 हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 37 डिग्री होगी इसकी वैल्यू या 53 डिग्री होगी। तो गाइस आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि साइन थीटा एक इंक्रीजिंग एंगल है, तो जितनी कम वैल्यू उतना कम आउटपुट। तो यहाँ पे अगर आप 37 डिग्री रखोगे तो कम वैल्यू आएगी, इसका मतलब आपका बेसिक आंसर 3/5 होगा। एंड जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे 53 डिग्री तो यहाँ पे आंसर 4/5 होगा। एंड इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट में, क्योंकि कॉट एक डिक्रीजिंग एंगल है। सो वहाँ 53 डिग्री पे कम वैल्यू आएगी एज कम्पेयर टू 37 डिग्री, तो वहाँ 53 डिग्री पे 3/5 वैल्यू आएगी एंड 37 डिग्री पे 4/5। एंड साइन इंक्रीजिंग एंगल है तो जितना ज्यादा आप इनपुट दोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको काफी आसानी से एक ट्रिक आप मान लो, आप इसको आगे 11th एंड 12th में जब कैलकुलस पढ़ोगे तो आप समझोगे भी। पर चलिए आप हम फिजिक्स करें तो फिजिक्स में जितना मैंने हो सका आपकी हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये तो अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन है जो कि हमने काइनेमेटिक्स में काफी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसके सी एंड डी ऑप्शन को ये जो देखने से लग रहा है, द पार्टिकल इवेंचुअली मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। तो पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तो ये आपके लिए होमवर्क टाइप है। होमवर्क भी क्या है तो आपको मैंने कितनी बार करवा चुका हूँ। कांस्टेंट स्पीड का मतलब यहाँ पे अगर पूरी टाइम इंटरवल की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। बस इसमें आपको बताना मुझे क्या है, ए एंड बी ऑप्शन, क्योंकि ये काफी नए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो आपकी सी एंड डी ऑप्शन है वो आप एक रिवीजन की तरह से ले सकते हो, उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि आपको इतना सारा बताया जा चुका है, तो आपकी अब जिम्मेदारी बन चुकी है
इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। अब आप सोचो, मैं पढ़ा रहा हूँ 11th चैप्टर, अगर आप अभी भी सेकंड चैप्टर पे अटके हुए, मैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ एंड अभी भी आप काइनेमेटिक्स के बेसिक्स में अटके हो, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि आपको पीछे जाने की जरूरत है। एंड इस क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ बताने की जरूरत है सिवाय ए एंड बी ऑप्शन में थोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन, अपन सॉल्यूशन लिखते हैं। हाँ, फिगर शोज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ है जैसा दिया हुआ है। ये पार्टिकल स्टैंडिंग फ्रॉम अ रेस्ट एंड मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल, ये ग्राफ में थोड़ा। उसके बाद हमें दिया हुआ है which of the following statements is are correct? The maximum velocity attained by the particle is 250 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस मैक्सिमम वेलोसिटी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो यहाँ पे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, आपको रिवाइज करना चाहूंगा अगर आपकी बात क्लिक ना की हो। एटी ग्राफ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था एटी ग्राफ में जो हमारा एरिया होता है वही वेलोसिटी को दर्शाता है, और मोर स्पेसिफिक ये वेलोसिटी को नहीं, चेंज इन वेलोसिटी को दर्शाता है, वेलोसिटी में चेंज कितना आया। एंड सिंस यहाँ पे दिया हुआ है कि रेस्ट से मूव कर रहा है, तो ये v माइनस जीरो यानी कि कहीं v को ही दर्शा रहा है, मतलब जो वेलोसिटी आपकी आएगी मैक्सिमम उसी को दर्शाएगा, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो v माइनस जीरो v के इक्वल ही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी बोलो या फिर केवल वेलोसिटी बोलो, लेकिन यहाँ पे जो टर्म यूज की गई है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अपना एटी कर्व है, एटी ग्राफ है, वो एरिया को शो करता है, एंड एरिया निकालने पे हमें चेंज इन वेलोसिटी, मोर स्पेसिफिक इस केस में वो केवल वेलोसिटी की इक्वल होगा क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा वेलोसिटी, तो जितना मैं एरिया लूंगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि इस ट्रायंगल को देखिए जहाँ पे हमारा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो भैया आप कोई कंफ्यूज हो जाए कि मैं केवल इतना एरिया लूं ट्रायंगल का या केवल इतना एरिया लूं या पूरा एरिया लूं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगी? जब सबसे ज्यादा एरिया लो। इसका मतलब आपको इस ट्रायंगल का पूरा एरिया लेना है। तो चलिए, अब आपको कॉन्सेप्ट तो पता चल गया है, इसको 2 मिनट में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर लूं, हाँ तो चलिए, अब किस एंगल का एरिया लेना है तो मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जिसके ऊपर मैं लाइट ग्रीन कलर से, ये जो अपना बेसिकली एरिया है ट्रायंगल का, उसी को हमने कैलकुलेट करना है। सो ये अपनी जो बेस हो जाएगी उसकी हाइट 20 मीटर है, एंड अपनी हाइट जो है वो 0 से 25 मीटर है। अब हमारा 6th क्लास का फॉर्मूला 1/2 इंटू 20 इंटू 25, एंड इसको कैलकुलेट करने में 500/2 जो कि 250 के इक्वल हो जाएगा। एंड यही मैंने आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी को दिखाएगा। तो 250 इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, एंड सिंस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v माइनस जीरो करेंगे तो v ही आएगा, मतलब v मैक्सिमम अपना 250 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमें v मैक्सिमम 250 मीटर पर सेकेंड दिया है, मतलब अपना ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब जब अपनी बी ऑप्शन की तरफ थोड़ा चलते हैं, जो कि दिया हुआ है द पार्टिकल स्टॉप्स नोवेयर, तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। तो चलिए गाइस, अब हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है अपना स्पेस, एंड अपने बी ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बोल रहा है द पार्टिकल स्टॉप्स नोवेयर। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा केस समझते हैं। पार्टिकल स्टॉप कब होगा? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको इसको 2 पार्ट में समझा रहा हूँ। इतना जो आपका पार्ट है वहां पे आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन अपना बढ़ रहा है टाइम के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन है कुछ यहाँ पे, फिर टाइम 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन यहाँ पहुंच जा रहा है, एंड टाइम जब अपना 15 सेकंड हो रहा है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम है जिसकी वैल्यू 25 है, एंड उसके बाद 15 से 20 के बीच में एक्सेलरेशन अपना घट रहा है। तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन अपना घट रहा है। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, द पार्टिकल स्टॉप्स नोवेयर। पार्टिकल अगर कहीं रुक नहीं रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पहले मैं जो इस वाले रीजन में जहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सो आप जानते हो वहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो एक्सेलरेशन तो अपना बढ़ रहा है, तो वहाँ पे a की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, ये अपना पॉजिटिव ही है। एंड सिंस पार्टिकल अपना 0 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो 0 प्लस ए टी,
सो v इज इक्वल्स टू at कितने पार्ट के लिए, 0 से 15 सेकंड के लिए, जहाँ पे अपना एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन अपना लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब तो वेलोसिटी भी बढ़ी जा रही है क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एंड अगर वेलोसिटी भी बढ़ी जा रही है इसका मतलब इस रीजन में कहीं पे भी पार्टिकल के रुकने का कोई जिक्र तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब भाई वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो रुकेगा कैसे? तो यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं है। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो रीजन है 15 से 20 सेकंड का, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे आप धोखा खा सकते हो। कैसे? 15 से 20 पे आपको ऐसा लगेगा कि भैया एक्सेलरेशन तो घट रहा है, हाँ तो पार्टिकल को रुकना तो चाहिए। तो आप कुछ सोचो, पहली बात तो 15 सेकंड पे अब इसके पास तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि 15 सेकंड तक v बराबर u प्लस 80 अगर मैंने लगाया तो यहाँ पे v की वैल्यू अगर 15 पुट कर दूं तो 15 में हो जाएगा। इसका मतलब वहां से अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो वहां पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी से भी कोई में पंगा नहीं है, क्योंकि मेन बात तो ये है एक्सेलरेशन भले घट रहा है लेकिन है तो वो पॉजिटिव ही है ना। मान लेते हैं घट के यहाँ कहीं आ गया 20 पे, आ गया कहीं 15 पे, और 20 पे जब पहुंच जाएगा t इक्वल टू 20 सेकंड पे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। लेकिन है तो ये पॉजिटिव ही ना, घटेगा तब जब इस लाइन से भी एक्सेलरेशन नीचे आ जाए, यहाँ पे जैसे कहीं -5 हो जाए, यहाँ पे कहीं -20 हो जाए, तब जाके घटने की बात आएगी। भले वो घट रहा है लेकिन उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वो तो पॉजिटिव ही है ना। पहले 25 मीटर पर सेकंड था, अभी भी घट के 20 मीटर पर सेकंड ही है, तो इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही है ना। जब इस ग्राफ को अगर हम 0 से भी नीचे टेंड करते तब उसके अंदर रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि तब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी केवल एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अभी भी सेम डायरेक्शन में है। इस वजह से आपको भले लगेगा कि यहाँ पे पार्टिकल स्टॉप कर रहा है, लेकिन वो स्टॉप नहीं कर रहा है, वो उसकी स्पीड में थोड़ी कमी आ जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। एंड यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन को पढ़ के चकमा खा गए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, खास करके बी ऑप्शन को। गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन, जो कि हमारा ट्रेडिशन है, सबसे पहले यही करना है। ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ, पहले उसको नोट कर लेते हैं। अपना कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ से पार्टिकल को v वेलोसिटी से 60 डिग्री पे फेंका गया है। सो v वेलोसिटी 60 डिग्री, तो इधर आ जाएगा अपना v cos 60 एंड ऊपर की तरफ v sin 60। हाँ, द रेंज ऑब्टेन्ड इज r। तो चलिए सबसे पहले रेंज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था रेंज के दो फॉर्मूले होते हैं, u स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2g sin 2 थीटा अपॉन g, एंड दूसरा होता है r इज इक्वल्स टू 2ux uy अपॉन g। चलिए दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ux x डायरेक्शन वेलोसिटी v cos 60 डिग्री, uy v sin 60 डिग्री अपॉन g। एंड अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ, ये r जो हो जाएगा 2v स्क्वायर cos 60 हो जाएगा अपना, एंड sin 60 को कैलकुलेट करेंगे √3/4 इंटू g। तो ये अपनी r की वैल्यू आ गई। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है द रेंज ऑब्टेन्ड इज r। हाँ, इफ द प्लेटफॉर्म मूव्स हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जो अपना सेकंड केस बनेगा कि सेकंड केस में हो क्या रहा है, इस प्लेटफॉर्म के पास भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब ये ट्रेन हो सकता है, बस हो सकता है, मतलब जहाँ से आप फेंक रहे हो वो भी v स्पीड से हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा। एंड यहाँ पे अपना पार्टिकल जो है 60 डिग्री फेंका ही जा रहा है v स्पीड के साथ। तो यहाँ पे अपना जो पार्टिकल है वो v स्पीड के साथ 60 डिग्री फेंका ही जा रहा है। और दिया क्या है, रेंज विल इंक्रीज टू, मतलब r की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अगर इसके अंदर हम नई वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई है तो रेंज को हम r डैश से डिनोट कर दे रहे हैं। एंड जैसा कि इधर हमारा पार्टिकल की वजह से v cos 60 डिग्री आ ही रहा है, जैसे कि हमने ऊपर सॉल्व किया अभी, एंड इधर v sin 60 डिग्री। अपना सेकंड फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, 2ux uy अपॉन g। तो 2 इंटू ux v प्लस v cos 60 डिग्री। भैया v प्लस v cos 60 डिग्री कैसा हो गया, क्योंकि पहले तो v cos 60 डिग्री हमारे पास था, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो v cos 60 डिग्री है, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म भी v स्पीड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी इनटू uy जो कि v sin 60 डिग्री है अपॉन g। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू v प्लस v cos 60 डिग्री v/2, तो ये हो जाएगा 3v/2 इंटू v sin 60 डिग्री अपना √3/2। तो यहाँ पे √3/2 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना करके 4 लिख दे रहा हूँ, इससे हमें आसानी हो। 4 अपॉन g
कि अपनी वैल्यू जो हो जाएगी वो करीब 3b² √3/2g। हाँ, 3b² √3/2g। यहाँ पे अपना 3 हो गया √3 एंड उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 3b² एंड ये अपनी r' की वैल्यू आ गई है। ये कब आ रही है? जब अपना प्लेटफॉर्म भी v स्पीड से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। अब हमसे पूछा है हमें जो नई रेंज है उसको r के टर्म में लिखना है और r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जा रही है? v² √3/4g। तो अपनी r की वैल्यू जो है वो है v² √3/2g। सो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू मैं हाईलाइट कर रहा हूँ r' के टर्म में, यही तो है। जैसे कि आप r की वैल्यू देख रहे हो, ये अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो यही वैल्यू लिखी हुई है। तो r' की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी? 3 × r। मैंने इसी r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो देखिए कितना आसानी से मैंने अपने बेसिक फंडामेंटल्स को यूज किया। y डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखी, x डायरेक्शन में 2vx uy/g लगाया एंड आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो रेंज कितनी आ जाएगी नई वाली? r' = 3r। सो बस आपको भी ऐसे करना है एंड यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको सॉल्व किया एंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो चलिए गाइस, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमने मूव ऑन कर लिया है एंड ये है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक बॉल को फेंका गया है कुछ एंगल पे 10 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे अपनी जो बॉल है उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन हो गई। हाँ, रेंज ऑफ द बॉल इन द इंक्लाइंड प्लेन, तो मतलब रेंज कितनी होगी? तो सिंपली सबसे पहले हम रेंज का जो फॉर्मूला है उसे डिराइव कर लेते हैं और उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। क्या भैया? यहाँ पे अपनी v जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे अपनी ग्रेविटी के जो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ए वाई अपना हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो आप देख सकते हो ग्रेविटी अपनी नीचे लग रही है। इधर जो होगा वो थीटा एंगल अपना 30 डिग्री बनाएगा, तो नीचे की साइड आ जाएगा अपना g cos 30 डिग्री एंड इस साइड आ जाएगा अपना g sin 30 डिग्री। तो इसका मतलब ए वाई जो अपना हो जाएगा -g cos 30 एंड ax अपना -g sin 30। हाँ, अब यहाँ पे v 20 मीटर पर सेकेंड दिया है तो हमें रेंज पता करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा? सबसे पहले आप ध्यान से देखो, अगर ये परपेंडिकुलर इंक्लाइन को शो यहाँ पे अपना कर रहा है, तो हमने जब परपेंडिकुलर मोशन में इंक्लाइन प्लेन को स्टडी किया था तो ये अपनी एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मान लेते थे हमेशा की तरह एंड इसके परपेंडिकुलर एक्सिस को वाई एक्सिस। तो इसका मतलब अगर ये ऐसे हिट कर रहा है तो vx में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ भैया, vx में तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं। तो vx में हमें वेलोसिटी 0 करनी है, तो चलिए vx में वेलोसिटी 0 कर लेते हैं। तो vx is equals to ux plus ay into t। vx is equals to ax plus ux plus ay into t। तो यहाँ पे vx जो हो जाएगा अपना, उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर ले रहे हैं। तो vx की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0। ux तो हमें तो कोई एंगल दिया नहीं हुआ है, तो मान लेते हैं cos थीटा, तो 10 cos थीटा प्लस ay। तो ay माइनस g cos 30, तो माइनस g cos 30। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 √3/2। तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी 20 cos थीटा अपॉन 10 √3। यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 cos थीटा अपॉन √3, वैल्यू आ रही है अपनी टाइम की। हाँ, अब ये अगर 0 हो रहा है, वेलोसिटी वहां पहुंच के 0 हो रही है, और अगर मैं y डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन लिखूं तो चलिए y डायरेक्शन में लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लूं। y डायरेक्शन में लिख लेते हैं। तो उससे पहले मैं ये एक चीज क्लियर कर लेता हूँ, हमें रेंज पूछी हुई है। रेंज होती क्या है? रेंज होती है अपनी ux into t। अब मैं रेंज की इक्वेशन लिख रहा हूँ। सो ux अभी मैंने निकाला 10 cos थीटा into t। टाइम मुझे कितना लगा? टाइम मुझे लगा जो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया था, 2u sin थीटा। हाँ, 2u sin थीटा अपॉन g cos थीटा अल्फा, नीचे वाला एंगल लेंगे।
सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड। सो 2 इंटू 10 साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3 इंटू 2। तो 10 से 10 हम कैंसिल कर देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 4 साइन थीटा अपॉन √3 हो जा रही है। हाँ भैया बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ux अपना आ गया 10 cos थीटा 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 अपनी वैल्यू आ चुकी है। सो यहाँ पे आप सिंपली इसको दोबारा इसमें पुट करेंगे। कैसे पुट करो भैया, क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो अपनी इसकी वैल्यू 10 cos 4 cos साइन थीटा अपॉन √3 आ रही है, हमें इसको याद रखना है। एंड इसमें जैसे हम पुट करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 10 साइन थीटा अपॉन √3 इंटू टी की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हमने टी की वैल्यू कितनी आई थी 4 इंटू यहाँ पे अपना √3 आ जाएगा एंड 1 अपॉन, अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं कॉसेक थीटा एंड अपना साइन थीटा नीचे चला हो तो यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन कर दिया एंड यहाँ पे अपना साइन थीटा नीचे आ गया। एंड यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट था कि यहाँ पे आपको पहले तो ये समझना था जी साइन थीटा एंड जी कॉस 30 डिग्री लग रहे हैं एंड यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो अपनी वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी साइन थीटा से एंड रेंज हो जाएगी अपनी 10 इंटू 4 40 अपॉन √3 40/3। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने रेंज को कैलकुलेट कर दिया एंड इसकी वैल्यू 40/3 मीटर्स आ गई है। तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 40/3 मीटर्स। अगर कोई बच्चा थोड़ा इसको जल्दबाजी में करेगा तो उसका ए ऑप्शन क्या पता गलती से आ जाए, तो यहाँ पे आपको -4 -1 मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको आसानी से +4 मिलने चाहिए थे। इसका मतलब आपका लॉस जो हो जाएगा +5 मार्क्स का हो जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक्स करने से आपको बचना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही हम रखते हैं। यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है एंड नेक्स्ट सेशन में हम अपने लेवल को अप करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस